बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाज़रीन, अच्छी सेहत से ही इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, और अगर सेहत सही ना हो तो इंसान ज़िंदगी खुशगवार और खुशहाल नहीं गुजार सकता। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो होगा एक्लेज़िया के हवाले से। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ग़ज़ा लेते हैं तो हमारी खुराक की नाली से होता हुआ वो मैदे में जाता है और फिर आगे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन एक्लेज़िया एक ऐसी टर्म है, ऐसी बीमारी है जिसमें ग़ज़ा खुराक की नाली तक जाती है, आगे मैदे तक नहीं जा पाती। तो आज आवाम की आगाही के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तैयब सईद अख्तर, जो कि माहिर अमराज़ जिगर और मैदा हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्लेज़िया की बीमारी क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं और किन उम्र के लोगों में ये कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एक्लेज़िया की बीमारी है क्या और इसकी अलामात क्या हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली एक्लेज़िया एक रेयर डिजीज़ है जिसको हम मोटिलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरीज़ में शामिल करते हैं। मोटिलिटी डिसऑर्डर से हमारी मुराद ये है कि जो खुराक की नाली है इसकी हरकत में प्रॉब्लम आ जाता है। टेक्निकली जब एक इंसान खाना खाता है और उसको निगलता है तो खुराक की नाली उसको मैदे तक पहुंचाने में मदद फराहम करती है। खुराक को चबा के नाली तक पहुंचाते हैं तो खुराक की नाली में एक हरकत पैदा होती है जी। और वही खुराक जब मैदे के मुंह तक पहुंचती है तो उसका वॉल्व रिलैक्स करता है और वो खुराक मैदे तक पहुंच जाती है बासानी। एक्लेज़िया के मरीज़ों में ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ना तो खुराक की नाली प्रॉपर्ली हरकत कर पाती है और ना ही ये वॉल्व मुनासिब टाइम पे रिलैक्स कर पाता है। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स एक्लेज़िया के मरीज़ कहलाते हैं और अक्सर ये प्रेजेंट ऐसे ही करते हैं कि जब ये खाना खाते हैं तो इनका खाना यहाँ पे फंसना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी वजूहात क्या है इस बीमारी की? सच ही पूछें तो 96% केसेस में हमें इसकी एग्जैक्ट वजह नहीं पता। बहुत तहकीक के बावजूद हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसकी एग्जैक्ट क्या वजह है। अगरचे हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो खुराक की नाली को सप्लाई करने वाली नर्व्स या नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से सारी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है। तो इन पेशेंट्स में ये वजह तो हमें मालूम है, लेकिन उसकी फर्दर क्या रीज़न है ये तकरीबन 96% केसेस में तो हम नहीं जानते। हाँ, बाकी 4% जो कि काफ़ी थोड़ी परसेंटेज है, उसमें कुछ इन्फेक्शंस लाइक चागास डिजीज़ या कुछ मैलिग्नेंसीज, कुछ लिम्फोमास वो ऐसा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये किन उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है? ज़्यादातर हम अपने एक्सपीरियंस में रिलेटिवली यंग पेशेंट्स में इसको देखते हैं, लाइक इन देयर 20s एंड 30s एंड 40s। लेकिन टेक्निकली ये किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी प्रैक्टिस में बहुत यंग पेशेंट्स के अंदर भी देखा है, एज अर्ली एज पेशेंट्स इन देयर टीनेज ग्रुप और एज ओल्ड एज इन देयर 60s एंड 70s भी ये डायग्नोज होता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस के लिए अमूमी तौर पर कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्लेज़िया की तशखीस के लिए हमें मोर्टेलिटी स्टडीज़ चाहिए होती हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि एक पेशेंट की खुराक की नाली क्या प्रॉपर हरकत कर रही है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका लोअर इसोफेगस या खुराक की नाली के निचले हिस्से का जो वॉल्व है वो प्रॉपरली रिलैक्स करता है कि नहीं करता। लिहाजा इसमें जो आइडियल डायग्नोस्टिक मोडालिटी है वो हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री कहलाती है। ये एक रिलेटिवली जदीद नौइयत का टेस्ट है और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता देता है कि पेशेंट की जब पेशेंट एक चीज़ निगल रहा होता है जो पानी या खुराक, तो उस दौरान उसकी खुराक की नाली की हरकत किस तरह की होती है। कुछ सपोर्टिव टेस्ट ज़रूर होते हैं, जैसे बेरियम मील स्वॉलो, यानी कि एक ख़ास किस्म का मील खिला के एक्सरे लिया जाता है, उस पर भी कई दफ़ा आइडिया हो जाता है। एंडोस्कोपी, अगरचे अक्सर केसेस में एंडोस्कोपी नॉर्मल भी आती है, लेकिन कई दफ़ा इनडायरेक्टली वो भी हमें हेल्प आउट कर देती है। लेकिन यूजुअली ये वो टेस्ट हैं जो काफ़ी देर बाद जो परमानेंट कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं,
तो फिर हमें हेल्प आउट करती हैं। अर्ली एक्लेजिया में इतनी मुआविन साबित नहीं होती। अच्छा। यही वजह है कि जब तक मैनोमेट्री अवेलेबल नहीं थी या जिन पेशेंट्स की मैनोमेट्री नहीं हो पाती टाइम पे, उनमें ये तशख़ीस भी प्रॉपरली टाइम पे नहीं हो पाती। तो आइडियल डायग्नोस्टिक मोडालिटी जो है वो हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री है। डॉक्टर साहब, लोगों को अक्सर पता नहीं चल रहा होता, उनको मैदे का मसला होता है लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको दिल का मसला है। तो इससे कैसे डिफ्रेंशिएट होगा ये कि ये एक्लेजिया का मसला है, खुराक की नाली का मसला है या दिल का मसला है? इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपने, इट्स अ गुड क्वेश्चन है ऑल्दो, लेकिन थोड़ा सा हम एक्लेजिया के स्पेक्ट्रम से बाहर निकलेंगे। कुछ मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे ज़रूर हैं जो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक्लेजिया भी किसी हद तक कर सकता है, लेकिन एक्लेजिया का मेन फीचर डिस्फेजिया, यानी कि मरीज़ की खुराक में रुकावट आ जाती है जी। जो कि मेनली हार्ट डिजीज़ का इतना बड़ा फीचर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ हरकत के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, खुराक की नाली की हरकत के प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट ही चेस्ट पेन के साथ करते हैं जी। तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें ये एक प्रॉब्लम भी आता है और हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक चैलेंज भी होता है कि ये पेशेंट हार्ट का पेशेंट है या इसको मैदे या खुराक की नाली का प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे बेसिकली ईसोफेजियल स्पैज़्म कहलाती हैं ये बीमारियाँ, डिस्टल ईसोफेजियल स्पैज़्म, नट क्रैकर ईसोफेगस, जैकहैमर ईसोफेगस, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें खुराक की नाली एकदम जकड़न में चली जाती है और पेशेंट को बहुत शदीद चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। और अक्सर ये पेशेंट फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास लैंड करते हैं और वो फिर उनको बड़ा चेकअप भी होता है। और मज़े की बात ये कि जब इमरजेंसी में इनको दिल की अद्वियात दी जाए, मिसाल के तौर पे ज़ुबान के नीचे गोली रखवाई जाए, तो ये इनकी पेन बेहतर भी हो जाती है क्योंकि एक्चुअली वो अद्वियात जहाँ दिल के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं वो खुराक की नाली के मसल्स को भी रिलैक्स कर देती हैं। अच्छा। तो टेक्निकली वो यहाँ भी फ़ायदा देती हैं। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है। अगेन जिस टेस्ट का मैंने जिक्र किया, हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री, वो एक बहुत अच्छी मोडालिटी है इन मरीज़ों को डायग्नोस करने में भी। जी डॉक्टर साहब, क्या एक्लेजिया का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल है या विदाउट सर्जरी भी ये ठीक हो सकता है? सर्जरी इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन जूं अब हम साइंटिफिकली एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई से नई जिद्दत इख्तियार कर रही है, उस तरह से हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एंडोस्कोपिकली बहुत बेहतरीन ऑप्शंस ऐसी मौजूद हैं जिसमें हमें खुराक की नाली के निचले वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए बाहर से कोई कट या ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट हम कैमरा मुंह के ज़रिए डाल के ही अंदर से ही वो ऑपरेशन कर देते हैं, जिसको पोइम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। न्यूमैटिक बैलून डायलिटेशन एक उनमें से टेक्निक है जो हम अपने सेंटर होली फैमिली हॉस्पिटल में कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, जिसमें हम पेशेंट आता है और बग़ैर बेहोशी के इवन या हल्की बेहोशी के साथ उसके वॉल्व को हम बैलून के ज़रिए डायलेट कर देते हैं एंडोस्कोपिकली। तो इसको न्यूमैटिक बैलून डायलिटेशन कहते हैं। और भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन ये कुछ ऑप्शन जिनके मैंने नाम लिए इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, सर्जिकल ऑप्शन स्टिल इज़ देयर, ख़ास तौर पे वो केसेस जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या रेजिस्टेंट केसेस हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इस तरह की थेरेपीज़ को या बार बार आ रहे हैं, और रिलेटिवली यंगर पेशेंट के जो ग्रुप है उसमें सर्जरी को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? एहतियात देखें, क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमें इसकी एग्जैक्ट कॉज तो मालूम ही नहीं है। नर्वस सिस्टम 96% लोगों में डैमेज क्यों हो जाता है, वी डोंट नो। तो अब अगर किसी को हो जाता है तो जब आपको किसी चीज़ की वजह नहीं मालूम तो शायद आप उस तरह से एहतियात भी नहीं बता सकते। अहम बात यह है कि जिसको हो रहा है तो उसकी तशख़ीस टाइम पे हो और फिर इलाज टाइम पे हो और सीक्वेंशली उसको गाइड किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी तक जितनी भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उनका मेन फोकस ये है कि जो वॉल्व है निचला उसको खोल दिया जाए।
आप खुराक की नाली की हरकत वापस नहीं ला सकते। लिहाजा मरीज़ को एजुकेट करना, ये बताना कि भाई आपकी बीमारी किस हद तक बेहतर हो सकती है, ये सब चीज़ें, और क्योंकि ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली तो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगा, आप उसकी अलामात को बहुत बेहतर कर देंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को साथ साथ एजुकेट किया जाए, उसको उसकी बीमारी के बारे में आगाही प्रोवाइड की जाए, उसको गाइडेंस दी जाए, उसको सपोर्ट दी जाए जी। और उसको बताया जाए कि भाई आपके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी क्या है, कहाँ से हो सकती है। इसीलिए हमने, क्योंकि एक रेयर डिज़ीज़ है और उसकी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ आसानी से हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम होली फैमिली हॉस्पिटल में 2015 से मैनोमेट्रीज कर भी रहे हैं और हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान 300 से ज़्यादा मरीज़ अब रजिस्टर्ड हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया इन पेशेंट्स का, एक्लेजिया सपोर्ट ग्रुप पाकिस्तान के नाम से। अच्छा। सो एक्चुअली एहतियात से ज़्यादा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है मैं इसका क्रेडिट आप लोगों को भी दूंगा कि आप लोगों के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बहुत से पेशेंट्स को इस तरह से एजुकेट फर्दर भी कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का अगेन बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको आगाही ज़रूर हासिल हुई होगी, और अगर आप भी किसी बीमारी या डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।